मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ। अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा भला? आपने कहा था ना कि कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, उसी घमासान में कहीं खो गए। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। पेशे खिदमत है आज की एक फेमस कहानी, फोटोग्राफर बाय कुर्तुल एन हैदर। मौसमे बहार के फलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के एन नीचे पहाड़ी झील है। एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वॉलरस के जैसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टिन की चेयर पर चुपचाप बैठा रहता है। यह गुमनामी पहाड़ी इलाका टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इसी वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। चुनांचे जब कोई माहे अस्ल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर अपनी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माहे अस्ल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में जाता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उसके इंतजार में चौकस मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से वहाँ मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वह इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए? इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स सफेद 16 हैट पहने, कॉलोनियल सर्विस के जगादरी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमेरिकन भी आने लगे थे। फिर मुल्क को आजादी मिली और इक्का दुक्का स्याह आने शुरू हुए। या सरकारी अफसर या नए ब्याहे शामों को झील पर झुकी धनुक का नजारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका जिंदगी में वजूद नहीं। क्यों हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है, हम जहाँ ठहरते हैं फना हमारे साथ है, फना मुसलसल हमारी हम सफर है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन उतरे। ये दोनों अंदाज से माहे अस्ल मनाने वाले मालूम नहीं हो रहे थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बड़े रूम्स। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती हुई अपने कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वे मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नजर उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वह दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वह भी कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वे दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अभी भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समात से आरी था। कुछ देर बाद वे दोनों खाना खाने कमरे में चले गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनाई झिलमिला उठी थी। उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वह खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर
पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज पर रखे थे। लड़की ने चुपके से कहा, ये अपने घर पर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरअसरार मशरिक के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा और उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वे दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफतन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सूसू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए, तुम अपने जुकाम की दवा पीना मत भूलना। नौजवान ने जिक्र किया। हाँ, शब खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज की दराज खोल दवाई की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह किमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा खैराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने वाले हॉल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताजा फूलों के अंबार उसके नजदीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील पर रोशनी कर दी थी और जर्द व सफेद तितलियां सब्जे पर उड़ती फिर रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुताल्लिक दरियाफ्त किया कि तुम फला फला फिल्म स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर मौसीकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई पहचान न सका। इन दोनों को अपनी अपनी आर्जी गुमनामी और मुकम्मल सुकून से ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वह भी इन दोनों की खामोश मुसर्रत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनुक पल की पल में गायब हो रही है। लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा, इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यू का मुंतजिर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जाकर खड़े हुए। लड़की की आंखों पर धूप पड़ रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया दी थी। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वे दोनों शाम पड़े लौटे। संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे।
जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निवासी मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने को ही न आती थी। खाने के वक्त वे ऊपर चले गए। सुबह सवेरे से वापस आ रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी न रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी और बेरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद न रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर दौड़ाकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वॉलरस जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टेन की कुर्सी बिछाए बैठा था और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फजाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बेरे कमरे की झाई पोछ कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारीद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली ड्राइंग रूम सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई। वहाँ मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था और फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाए भाए कर रहा था। वो फिर आकर लेट गई। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उसने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उसका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा खोला, बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उसने दहलकर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरककर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बेरे ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 साल में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उसकी आवाज में झल्लाहट आ गई। और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही। उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है। ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना
कि कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, इसी घमासान में कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने अपनी बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती हुई कोच की तरफ चली गई। वॉलरस के जैसे मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टिन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। तो ये थी कहानी फोटोग्राफर बाय कुर्तुलैन हैदर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। इस कहानी में मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब इसका ड्रामेटाइजेशन करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वी हैव टू डू सम चेंजेस। होपफुली आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू कंसीडर लाइकिंग इट एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की इस कहानी में क्या अच्छा लगा, मीन्स आपको इस कहानी के प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, बट इवन देन प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैं अगली बार से अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो फार, और इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके के मैं लिटरेरी जेम्स आपके सामने लेकर हाजिर होती रहूँगी, और आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट मेरी अगली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो लेट्स टेक अ ब्रेक टिल अ न्यू स्टोरी।